सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग आज पद के विषय में पढ़ेंगे। पद के भेदों के बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो भेद होते हैं प्रमुख रूप से ये 5 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आपको ध्यान रखना है जो पद होते हैं इनको ही मिलाकर के एक पदबंध बनता है, और जब जो पदबंध होते हैं वो कह सकते हैं कि शब्दों के रूप में आ जाते हैं, और शब्द आगे चल करके वाक्य के रूप में आते हैं, और वाक्य जो है आगे चल करके एक बड़े गद्यांश या पद्यांश के रूप में आते हैं। इस प्रकार से किसी नाटक, उपन्यास, कहानी इन सब की रचना होती है। तो हम लोग देखेंगे आज संज्ञा के विषय में। संज्ञा के विषय में सामान्यतः एक परिभाषा तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर देखा जाए ये परिभाषा जो है बहुत ही छोटी मानी जाती है। हम यहाँ पर ये तात्पर्य लगाएंगे हिंदी शब्द संसार के अंतर्गत जो संज्ञा है यह एक नाम बोधक है। नाम बोधक का अर्थ ये होता है कि जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर पाई जाती हैं, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, या जो भी समूह पाए जाते हैं, जो धातुएं पाई जाती हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है, और इस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। इस कारण से नाम बोधक कह दिया गया है। अर्थात इस संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसका कोई नाम ना हो। अगर उसका हमें नाम नहीं पता है तो उसके गुण के अनुसार उसका हम संबोधन करने लगते हैं। अर्थात यदि कोई लंबा व्यक्ति जा रहा है, हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उसे लंबू कह देते हैं। तात्पर्य क्या है कि हमने अपने अनुसार नाम की रचना कर दी है, तो जहाँ पर नाम बोधक आ जाए उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रकार के विषय में। तो प्रकार सामान्यतः इसके प्रकार 5 बताए गए हैं। बहुत बारे साधारण प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रकार भैया इसमें आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। व्यक्तिवाचक में ये कहा जाता है जब किसी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा उपादान हो जिसका कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत नाम आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे भैया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे सीता लिखा हुआ है, ये एक लड़की का नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे, जैसे हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को साथ साथ लेकर के चलेंगे। अब अगर जातिवाचक के विषय में ये कहा जाता है कि सामान्यतः ये एक ऐसी संज्ञा का प्रकार है जिसमें किसी भी उपबंध या किसी भी वर्ग की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है लड़की। एक उदाहरण क्या है? लड़की की जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब बहुत विभिन्न कह सकते हैं कि लड़कियों के नाम बहुत सारे नाम हैं, तो वो सब नाम किस में पहुंच जाएंगे? वो सब नाम पहुंच जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आपको ध्यान रखना है कि जातिवाचक एक बड़े समुदाय की हमें जानकारी देती है, जाति की जानकारी देती है, और व्यक्तिवाचक एक एकल व्यक्ति की है हमें जानकारी देता है। जैसे अगर बात की जाए सीता भी तो बहुत सारे नाम होते हैं, तो कहेंगे इसमें जातिवाचक हो गया। परंतु जो सीता नाम है उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाएगी। उनका नाम एक हो गया, माता पिता का नाम एक हो गया, पता चला डीओवी भी एक हो गया, परंतु कुछ ना कुछ हो सकता है कि उनका जो रक्त समूह है उसमें कोई अंतर पाया जाएगा। तात्पर्य ये होगा कि कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। उसके बाद जैसे हम देखेंगे जातिवाचक में देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे लिखा हुआ है इमारत, तो प्रश्न पूछा है कि बताइए इमारत में कौन सी संज्ञा है? तो इमारत में है भैया जातिवाचक संज्ञा। अब यदि इमारत के नाम आ रहे हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इमारत का नाम आ गया, मान लीजिए कि आ गया लाल किला, लाल किले के बाद में पता चला कि ताजमहल आ गया। तो जब इस प्रकार के कह सकते हैं कि इंडिविजुअल नेम आ जाएं या व्यक्तिगत नाम आ जाएं तो वहां पे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद में ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर जैसे ध्यान देंगे कि इस प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि पर्वत। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि बताइए पर्वत में कौन सी संज्ञा है? तो जब प्रश्न इस प्रकार से पूछा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि पर्वत में है जातिवाचक संज्ञा। अब पर्वतों के यदि व्यक्तिगत रूप से नाम आ जाए, जैसे नाम का यहाँ पे आ गया, पता चले कि यहाँ पे हिमालय पर्वत, हाँ जैसे बताया गया पर्वत, तो पर्वत में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन संज्ञा, तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में जब व्यक्तिगत रूप से पर्वतों के नाम आ जाए, जैसे हिमालय पर्वत आ गया, या इसी में कह सकते हैं कि अन्य पर्वत जैसे राकी पर्वत आ गया, अरावली पर्वत आ गया, कंचनजंगा आ गया, नामचा बरवा आ गया,
इस प्रकार से जो पर्वतों के नाम आ जाएं, अनाईमुडी आ गया, इस प्रकार से पर्वतों के व्यक्तिगत नाम आ जाएंगे तो वहाँ पे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। उसके बाद में आगे देखेंगे, बहुत साधारण तरीके से हम लोग समझेंगे। उसके बाद में जैसे पता चले कि नदी आ गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताइए भैया नदी में कौन सी संज्ञा है, तो आप आसानी में कह सकते हैं कि नदी में जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब किसी नदी का नाम आ जाए, नदी का जब नाम आ गया, जैसे पता चले कि गंगा नाम आ गया है यहाँ पे, उसके बाद में नर्मदा नाम आ गया है, यांगसी नाम आ गया है, अमेजन नाम आ गया है, नील नदी नाम आ गया है, तो जब व्यक्तिगत रूप से नाम आ जाएंगे तो आप आसानी से क्या समझेंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद भी देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रश्न आपसे पूछा गया बताइए देश में कौन सी संज्ञा है, तो देश बहुत सारे होते हैं, इस कारण देश में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। परंतु किसी देश का व्यक्तिगत रूप से नाम आ जाए, जैसे यहाँ पे नाम आ गया भारत, अमेरिका या फिर चीन आ जाए, तो जब इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नाम आ जाएगा तो आप आसानी से समझेंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में ध्यान देंगे भैया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शहर लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि बताइए शहर में संज्ञा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे इसमें जातिवाचक संज्ञा है। और यदि शहरों के व्यक्तिगत रूप से नाम आ, जैसे मुंबई हो गया, बीजिंग हो गया, संघाई हो गया, मैक्सिको हो गया, इस प्रकार के जब शहरों के नाम आएंगे तो उसमें भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तक, कई बार प्रश्न पूछा गया है बताइए पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, तो भैया जब पूछ जाए कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे पुस्तकों के नाम आ गए, कई बार पूछा गया, जैसे पूछा गया कि रामचरितमानस नाम आ गया है, रामचरितमानस आ गया, उसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश नाम आ गया है। इस प्रकार से बाइबिल हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, इस प्रकार से जो महान ग्रंथ हैं, जब उन ग्रंथों के नाम आ जाएं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न यहीं से आते हैं, इसलिए इसकी व्याख्या हम ज़्यादा करेंगे। उसके बाद में ध्यान देंगे, जैसे लिखा हुआ है घर, कई बार प्रश्न पूछा गया बताइए घर में कौन सी संज्ञा है, तो घर में अगर देखा जाए तो भैया घर में है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि घर की विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होती हैं। कुछ बर्फ़ के घर होते हैं, उन्हें इग्लू कहते हैं। पर्वतों में अगर देखें तो उनकी जो छतें होती हैं वो ढलुआ होती हैं, और हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्रों में होती हैं उनकी छतें सपाट होती हैं। तो जब घर आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब घर के जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने घर के व्यक्तिगत नाम रख देते हैं, जैसे बाला साहब का नाम, घर का नाम हो गया मातोश्री, तो उनके घर में उनका व्यक्तिगत नाम है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इस प्रकार से अन्य जो घर होंगे, जैसे किसी के नाम घर का नाम मन्नत है, किसी घर का नाम आशीर्वाद है, तो इस प्रकार से जब घरों के नाम आ जाएं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर घर का एक रूप आ जाए, जैसे हाउस बोट, जो शिकारा होते हैं जम्मू कश्मीर में चलते हैं, वो भी घर का ही एक रूप है, या जो बर्फ के घर इग्लू हो गए वो भी इनका ही एक रूप माने जाते हैं। आगे देखेंगे भैया, जैसे इसमें सामान्य रूप से अब हमें ध्यान रखना है, जैसे आ गया भाषा। भाषा की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की भाषा होती हैं, अरबों भाषाएं बोली जाती हैं भारत में भी, विश्व में भी। तो जब भाषा आता है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। और अगर एकल भाषा आ जाए, जैसे यहाँ पे भैया भाषा में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इस प्रकार के जब आ जाते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये हमेशा कन्फ्यूजन में बच्चों को डाल देता है, ये आप लोग देखेंगे, ये जातिवाचक संज्ञा से ही संबंधित है। जैसे देखेंगे इसमें, हाँ इसमें देखेंगे भैया पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, पद या व्यवसाय, पद या व्यवसाय, सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु, सामान्य आहार, हाँ ये हो गए भैया, ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सामान्य वस्तु, पद या व्यवसाय और सामान्य आहार। जब इनके नाम आते हैं तो हमेशा इनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। अब आपको एक और बिंदु यहाँ पर ही ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले बताया कि नदी में है जातिवाचक संज्ञा और नदियों के नाम हो गए तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु अब हमें ये नहीं करना है। जैसे हमने कहा कि पेड़ पौधे में हो गई जातिवाचक संज्ञा, तो नीम है, पीपल है, बरगद है, जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्ण हो गए, ये वृक्ष हो गए, तो ये सब इसमें आ गए। तो पेड़ पौधे में जातिवाचक संज्ञा है, और नीम, पीपल, बरगद आए तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी,
इसमें भी भैया जातिवाचक संज्ञा होगी। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देता है बच्चों को। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब किस में आते हैं, वो सब जातिवाचक में आते हैं। ये नहीं कि हमने कहा नीम हो गया व्यक्तिवाचक, ये बिल्कुल भी नहीं कहना है। उसके बाद में जैसे पशु पक्षी, तो यहाँ पर भी वहीं भी तो हमें देखना है कि हमने कहा पशु पक्षी में है जातिवाचक संज्ञा। अब कहा हमने कि गाय हो गई, कबूतर हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गया, तो ये सब हम व्यक्तिवाचक में नहीं रखेंगे। जितने भी जीव जंतु हैं भैया वो सब ये इसमें जातिवाचक में आते हैं। सबसे ज़्यादा बार संज्ञा में पूछा गया है, बताइए गाय में कौन सी संज्ञा है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गाय में कौन सी संज्ञा है, तो आपको ध्यान रखना गाय में जातिवाचक संज्ञा है। गाय में कौन संज्ञा होगी, जातिवाचक। यानी कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। उसके बाद में कहा गया यहाँ पर पद या व्यवसाय के विषय में। तो पद या व्यवसाय के विषय में कहा जाता है कि जितने भी पद जैसे आंकिक पद हो गया, सचिव पद हो गया, मंत्री पद हो गया, राष्ट्रपति पद हो गया, इस प्रकार से जितने भी पद या व्यवसाय होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित कर लिए आते हैं। हम कह सकते हैं कि वो सब जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। उसके बाद में सामान्य वस्तु सबसे ज़्यादा असमंजस में हमें डाल देती हैं। जो हमारी सामान्य वस्तुएं होती हैं उसमें अगर यदि पूछा गया कि बताइए कौन सी संज्ञा है, तो हम बहुत असमंजस में पहुंच जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकृति से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, जो प्रकृति से सीधी वस्तुएं मिलती हैं, उनका हम कोई विशेष रूप परिवर्तित ना करें तो वो सब आ जाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। ध्यान रखना है आपको, किस में आ गई, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। जैसे प्रकृति से हमें मिली है लकड़ी, तो लकड़ी किस में आ गई, द्रव्यवाचक में आ गई। या प्रकृति से हमें मिला है लोहा, तो लोहा किस में आ गया, द्रव्यवाचक में आ गया। परंतु उस लकड़ी से हमने कुर्सी तैयार कर ली, एक मेज तैयार कर ली, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार कर ली जाती हैं, तो वो सब वस्तुएं किस में आ जाती हैं, वो सब वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। उसके बाद जैसे हमने कहा लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं, वो सब वस्तुएं किस में आ जाएंगी, जातिवाचक में आ जाएंगी। जैसे बहुत बार पूछा गया है, बताइए किताब में कौन सी संज्ञा है, जी बताइए किताब में कौन संज्ञा है। तो किताब सामान्य रूप से जो कागज बना है लकड़ी से बना है, तो उसका जो मुख्य रूप था वो परिवर्तित हो गया, तो हम किस में पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें समाहित कर लिया जाता है। उसके बाद में भैया ये बताया गया है कि सामान्य आहार, सामान्य आहार का मतलब है जैसे हो गया पूरी हो गया, कचौड़ी हो गया, इस प्रकार से जो ये सब समस्त प्रकार के आहार होते हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। कई बार पूछा गया बताइए रोटी में कौन सी संज्ञा है, तो रोटी में करते क्या है, कहते हैं अरे रोटी तो एक मैटर है, द्रव्य है, तो हम लोग करते क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा लगा देते हैं। परंतु ये बिल्कुल गलत है। रोटी में क्या लगाएंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि रोटी का भी विभिन्न प्रकार के बहुत से रूप की रोटी बनती है, रोटी के बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो भैया इसमें क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा आ जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मेरा विचार है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखिए मैं कम से कम उदाहरण बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उदाहरण मैं बता रहा हूं वो तो परीक्षा में आएंगे नहीं। आपको एक धारणा बना लेनी है कि किस प्रकार से जातिवाचक में आएंगे, किस प्रकार से व्यक्तिवाचक में आएंगे, फिर चाहे जहां से वो उदाहरण ले आए कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा के विषय में। समूहवाचक संज्ञा और कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, इसमें छोटा सा अंतर होता है। जातिवाचक संज्ञा में एक ही गुण वाली बहुत सी वस्तुएं होती हैं, परंतु वो अन्यत्र स्थानों पर होती हैं। जैसे हमने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है, परंतु जब ये पेड़ पौधे एक पास लगा दिए जाएं तो एक वाटिका बन गई, एक बगीचा बन गया, तो बगीचे को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। परंतु जब ये कह सकते हैं कि इधर उधर यत्र तत्र होते हैं तब हम उन्हें क्या कहेंगे, तब हम उन्हें कहते हैं ये जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। अर्थात जातिवाचक संज्ञा वाली जो वस्तुएं होती हैं जब वो एक पास आ जाती हैं तो उन्हें ही हम समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पशु पक्षी हैं वो सब जातिवाचक में हो गए, और पशु पक्षी जब एक पास आ गए, उनका जब झुंड आ गया तो उसे हम समूहवाचक कहेंगे। उसके बाद में हमने कहा कि पद या व्यवसाय की बात की गई कि समस्त कर्मचारी वर्ग किस में आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जब वही कर्मचारी वर्ग एक सभा में एकत्रित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक ही समुदाय वाले लोग, एक ही अवस्था वाले लोग जब एक पास एकत्रित होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे वस्तुएं, एक जैसी वस्तुओं का ढेर लगा हुआ है तो ढेर में क्या हो गया, ढेर में समूहवाचक संज्ञा हो गया। या फिर कह सकते हैं कि डाकुओं का एक समुदाय जा रहा है, उसे गिरोह कह दिया गया, गिरोह में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। संतों का एक काफिला जा रहा है तो उसे क्या कह दिया गया, उसमें भी समूहवाचक संज्ञा कह दी गई। तो इस प्रकार से जब एक समान वस्तुएं हमें एक पास दिखाई पड़ती हैं तो उसमें समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे इसमें कह सकते हैं प्रमुख रूप से, इसमें भैया जैसे परिवार हो गया,
अब परिवार में समूहवाचक संज्ञा इस प्रकार से कही जाएगी कि जो जितने भी सदस्य होते हैं वो एक साथ रहते हैं और सबका किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य होता है, तो उसे परिवार कह दिया गया। उसके बाद में जैसे इसमें देखेंगे, इसमें भैया आयोग हो गया, आयोग के बाद में इसमें गुच्छा हो गया। अभी आपको बताया गया कि यदि फूल की बात हो तो फूल में है जातिवाचक संज्ञा, और जब बहुत सारे फूल एक पास आ जाएं तो उसे गुच्छा कह दिया जाएगा और तब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में जैसे इसमें देखेंगे भैया, ये हो गया झुंड। झुंड का तात्पर्य है कि बहुत सारे पशु पक्षी एक पास आ गए, उनका झुंड लग गया, तो इसे समूहवाचक कह दिया गया। उसके बाद ध्यान देंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सभा, सभा के बाद जैसे लिखा हुआ है सेना, जैसे उसके बाद लिखा हुआ है कक्षा। अब ध्यान देंगे, यदि आप एकल विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो उसे कक्षा नहीं कहा जाएगा, जब बहुत से विद्यार्थी बैठे हों तो उसे कक्षा कहा जाएगा। और जो विद्यार्थी है ये स्वयं में एक बहुवचन है, अर्थात जब हम विद्यार्थी कहते हैं तो उसमें छात्र एवं छात्रा दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, और विद्यार्थी को कभी विद्यार्थियों नहीं कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयं में एक बहुवचन है। यदि हम छात्र कहेंगे तो ये सिर्फ कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और यदि छात्रा कहेंगे तो ये सिर्फ स्त्री जाति का बोध कराता है। और जब हम विद्यार्थी कह देते हैं तो इसमें दोनों वर्ग सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी सबसे सटीक शब्द माना गया है। तो कक्षा में क्या है, कक्षा में भी अगर देखा जाए समूहवाचक संज्ञा मानी गई है। उसके बाद में जैसे हमने कहा कि संतों का समूह जा रहा है तो उसे जत्था कह दिया गया, या फिर डाकुओं का समूह जा रहा है तो उसे गिरोह कह दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य वर्ग होता है, या जो कह सकते हैं कि जनहितकारी वर्ग होता है, उनके समूह को मंडली भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उनमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में अभी आपको ये बताया गया कि वे समस्त पदार्थ जो प्रकृति से हमें सीधे मिल रहे हैं उनमें हम कोई विशेष परिवर्तन ना करें। सामान्य परिवर्तन हो जाए तो वो नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमें जो सोना मिलता है वो नदियों के रेत में लोंदे के रूप में मिलता है, उसके बाद में हमने उसे ठोस रूप दे दिया, उसके बिस्किट बना दिए गए, फिर भी उसे सोना ही कहा जाएगा और उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में ही सम्मिलित करते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि प्रकृति से जो हमें सीधे वस्तुएं मिलती हैं और उनका हम कोई विशेष रूप ना परिवर्तित करें, सामान्य रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें कहेंगे सामान्य रूप से सभी धातुएं, लिख लेंगे भैया, सभी प्रकार की धातु, सभी धातुएं, जैसे इसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये जो धातुएं हमें प्रकृति से मिली हैं ये सब किस में आ गई, ये सब द्रव्यवाचक में आ गई। उसके बाद में हमने ये बताया कि जो अधातु हैं और प्रकृति से हमें मिलती हैं, या ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं, जैसे इसमें हम जल की बात करेंगे तो जल भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। हम लकड़ी की बात करेंगे तो लकड़ी क्या है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। लिख लेंगे भैया इसमें, जैसे जल हो गया, उसके बाद में इसमें लकड़ी हो गया, उसके बाद में ध्यान रखेंगे ये हम ऊपर वाला साफ कर रहे हैं जी, ध्यान रखेंगे इसमें, माफ कीजिए, हाँ गिरोह इसमें नहीं है, ये समूहवाचक में है। लकड़ी हो गया। इसके बाद जैसे हमने कहा कि इसमें अन्य में अगर बात करते हैं तो जो पर्वत हैं, अब यहां पर एक बिंदु आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो पर्वत में कौन संज्ञा बता दी गई थी, जातिवाचक संज्ञा, परंतु पर्वतों का जो भौतिक आकार है, इस प्रकार से प्रश्न आता है तो उसमें हम द्रव्यवाचकों की पर्वतों की जो भौतिक संरचना है वो हमें ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा मिली है, उसमें हमने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। तो इसमें लकड़ी हो गई, वन हो गया, इस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन हो गए ये सब किसमें आ जाते हैं, ये सब भैया आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सबसे प्रमुख रूप से इसमें सभी प्रकार की धातुएं ध्यान रखना, जैसे इसी में घी हो गया, इसी में दूध हो गया, ये सब किसमें आ गया, ये सब द्रव्यवाचक में हो गया। आगे हम लोग देखेंगे भैया भाववाचक। भाववाचक संज्ञा से अवश्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा अंतिम संज्ञा का प्रकार है वो कौन सा है, वो है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा का मतलब हम ये लगाते हैं कि ऐसी अवस्था या ऐसी दशा जो मनुष्य के मानविक दशाओं से जुड़ी हो या मनुष्य के हृदय की वेदनाओं से जुड़ी हो, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे भैया अभी आगे आप पढ़ेंगे वाच्य के विषय में, तो उसमें एक होता है भाववाच्य।
तो उसमें होता क्या है कि मनुष्य की जो दशाएं होती हैं, शारीरिक एवं मानसिक दशाएं, उनको स्पष्ट किया जाता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे अव्यय के विषय में। तो जब आप अव्यय पढ़ेंगे तो उसी में आप एक अव्यय का प्रकार पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। तो उसमें यह बताया जाता है कि मनुष्य की जो मानविक दशाएं जैसे हर्ष है, शोक है, घृणा है, वेदना है, प्रेम है, इस प्रकार की जो वेदनाएं आती हैं वो सब किस में आ जाती हैं, भाववाचक में आ जाती हैं। ऐसे प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, बताइए बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, बहुत बार पूछा गया है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। उसके बाद इसमें जैसे पूछ सकते हैं कि बताइए मित्रता में कौन सी संज्ञा है। ये सब प्रश्न भैया अधीनस्थ में बहुत पूछे जाते हैं। वर्णक्षक में संज्ञा के कम से कम 5 प्रकार पूछे जाएंगे क्योंकि 80 नंबर की उसमें हिंदी आती है। मित्रता के बाद अगर देखा जाए इसमें तो जैसे हो गया इसमें मातृत्व हो गया, उसके बाद में जैसे इसमें भ्रातृत्व हो गया, भ्रातृत्व हो गया, इसमें जैसे हो गया भैया भाईचारा हो गया, अपनापन हो गया। इस प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द होंगे जैसे लड़कपन हो गया, इस प्रकार अर्थात ये कह सकते हैं कि एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे स्थिति हो गया, दशा हो गया, गरीबी हो गया, इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि विशेष रूपी विशेषता वाले शब्द आ जाएं तो उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। कई बार प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा ये संज्ञा के विषय में संपूर्ण व्याख्या की गई और अगला जो हमारा कह सकते हैं कि टॉपिक होगा उसमें सर्वनाम के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। देखिए यदि वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य कर दिया करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा नए वीडियो के प्रति। और अपने दोस्तों को इसे शेयर अवश्य करें, जो आपका स्टडी ग्रुप है उसे शेयर करें और अपने मित्रों के से बताते रहें कि किस प्रकार से संपूर्ण व्याकरण आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।